निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, डीडीटी, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? डीडीटी। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गैर अवक्रमणीय प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है, अर्थात विषाक्त पदार्थों की सांद्रता क्रमिक पोषी स्तरों पर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जीव में जमा हुए जहरीले पदार्थ का चयापचय या उत्सर्जन नहीं किया जा सकता है। इसे केवल अगले पोषी स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, जिसमें विषाक्त पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है। यह जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में देखा जाता है। एक जलीय खाद्य श्रृंखला को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है: पादप प्लवक, जंतु प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली, मछली खाने वाले पक्षी। पादप प्लवक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है जो जंतु प्लवक द्वारा खाए जाते हैं। पादप प्लवक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है जो जंतु प्लवक द्वारा खाए जाते हैं और क्रमशः मछलियों और फिर मछली खाने वाले पक्षियों द्वारा खाए जाते हैं। पारा और डीडीटी जैसे विषाक्त पदार्थों के लिए जैव आवर्धन एक प्रसिद्ध घटना है जिन्हें जल निकायों में बहा दिया जाता है। अगर हम डीडीटी का उदाहरण लेते हैं तो यह पानी में 0.003 ppb भाग प्रति अरब से शुरू होता है। जंतु प्लवक में इसकी सांद्रता बढ़कर 0.04 ppm भाग प्रति 10 लाख हो जाती है। यह लगातार पोषी स्तरों में बढ़ता रहता है और हम मछली खाने वाले पक्षियों में 25 ppm तक डीडीटी पा सकते हैं। डीडीटी की इतनी अधिक सांद्रता पक्षियों में कैल्शियम चयापचय को बाधित करती है। इसमें अंडे का छिलका पतला हो सकता है और अंडे समय से पहले टूट सकते हैं, जिससे अंततः पक्षियों की आबादी में गिरावट आती है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्री, वन, पर्वत, रेगिस्तान? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र घुलित नमक के उच्च स्तर के साथ जलीय वातावरण है। इनमें खुला महासागर, गहरे समुद्री सागर और तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र शामिल है, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग भौतिक और जैविक विशेषताएं हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र उनके अद्वितीय जैविक, जीवित और अजैविक नॉन लिविंग कारकों से परिभाषित होते हैं। जैविक कारकों में पौधे, जानवर और रोगाणु शामिल हैं। महत्वपूर्ण अजैविक कारकों में पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य के प्रकाश की मात्रा, पानी में घुलित ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मात्रा, भूमि की निकटता, गहराई और तापमान शामिल है। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक विविध रूप है, जो कुल मिलाकर सभी समुद्री प्रजातियों के 1/4 के लिए हो सकता है। इस इलास्मो ब्रांच जैसे शार्क, स्केट्स और रे की तुलना में मछलियों का अनुपात दसियों लाखों वर्षों तक स्थिर रहा है। अतीत की जलवायु परिवर्तन के कारण चरम पर्यावरणीय परिवर्तन के बावजूद जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती है, यह गहरा ठंडा होता जाता है और उपलब्ध ऑक्सीजन कम होती जाती है। मंद प्रकाशीय और अप्रकाशीय क्षेत्र के भीतर गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों में असामान्य अनुकूलन होते हैं, जो इन चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। कुछ जीवों के मुंह बहुत बड़े होते हैं, जो उन्हें उथले महासागरों की गहराई से पोषक तत्वों को पकड़ने की अनुमति देते हैं। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एकल दिशात्मक, बहुदिशात्मक या दोनों तरीके से? एकल दिशात्मक। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां जीवित जीव आपस में तथा आपस के भौतिक वातावरण के साथ संपर्क करते हैं। यह दो घटकों से बना है, जैविक और अजैविक घटक, जो पर्यावरण को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं। जीवित जीव जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं, उनके पोषण की आदतों के अनुसार अलग अलग पोषण स्तर लेते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण इस प्रकार एक पोषण स्तर से अगले तक देखा जाता है, जो एक जीव से दूसरे में या तो एक रैखिक खाद्य श्रृंखला या जटिल खाद्य श्रृंखला के रूप में होता है। जीव में फंसी कोई भी ऊर्जा उसमें हमेशा के लिए नहीं रहती, अतः उत्पादक द्वारा फंसी हुई ऊर्जा या तो किसी उपभोक्ता को दे दी जाती है या जीव की मृत्यु हो जाती है। खाद्य श्रृंखला पौधों या उत्पादकों से आरंभ होने पर भोजन श्रृंखला इस प्रकार बनी होती है कि प्राणी किसी पौधे अथवा किसी अन्य पशु को खाता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए भोजन होता है। इस परस्पर निर्भरता के कारण श्रृंखला का निर्माण होता है। जीव की मृत्यु अपृत श्रृंखला
जाल की शुरुआत है। खाद्य श्रृंखला जीवों की एक रैखिक श्रृंखला है जिसमें पोषक तत्वों और ऊर्जा को एक से दूसरे में पारित किया जाता है। यह तब होता है जब एक जीव दूसरे को खा जाता है। यह निर्माता जीव से शुरू होता है, श्रृंखला में आगे बढ़ता है और जैव अपघटक जीव के साथ समाप्त हो जाता है। खाद्य जाल एक खाद्य जाल एक खाद्य श्रृंखला के समान है, लेकिन खाद्य जाल काफ़ी बड़ा होता है। कभी कभी एक एकल जीव बड़ी संख्या में शिकारियों द्वारा खाया जाता है या यह कई अन्य प्रजातियों का सेवन करता है। परिणाम स्वरूप कई पोषण स्तर आपस में जुड़ जाते हैं और खाद्य श्रृंखला संसाधनों के प्रवाह को सटीक रूप से चित्रित करने में विफल हो जाती है। खाद्य श्रृंखला बहुत सरल है और इसलिए वास्तविकता में मौजूद नहीं है, बल्कि कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक अंतर्भाव प्रकृति या हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है, जो एक खाद्य जाल बनाता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों ही में ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से शुरू होता है, फिर प्राथमिक उत्पादकों के माध्यम से हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और अंत में डीकम्पोजर्स तक होता है। इस प्रक्रिया में हर स्तर पर केवल विशिष्ट प्रमाण में ऊर्जा पुनः उत्पन्न होती है और बड़ा अंश उसके ऊर्जा संचय के रूप में खो दिया जाता है। यह भारी तापमान, श्रांति या मल के रूप में हो सकता है। झील पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड किस प्रकार का है? सीधा, उल्टा, कुछ भी संभव है। उल्टा। पारिस्थितिक पिरामिड एक पारितंत्र में पोषी तंत्र के आलेखीय निरूपण करता है। पिरामिड का आकार सीधा, ऊपर से आधार चौड़ा, उल्टा, आधार से ऊपर चौड़ा या परिवर्तनशील हो सकता है। वे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संख्या का पिरामिड, यह प्रत्येक पोषी स्तर में व्यक्तियों की संख्या पर आधारित है। जैव भार का पिरामिड, यह प्रत्येक पोषी स्तर के लिए इकाई क्षेत्र, खड़ी फसल में मौजूद जीवों के मात्रात्मक जैवभार पर आधारित है। ऊर्जा का पिरामिड, यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा मात्रा पर आधारित है। पोषी तंत्र उस प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक प्रवाहित होती है। पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला में वह विशिष्ट स्थान है जिस पर जीव अपने भोजन के स्रोत के आधार पर अधिकृत करता है। एक पारितंत्र में पोषी स्तर पर एक उत्पादक से शुरू होता है और उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों द्वारा सफल होता है। एक झील पारितंत्र में सामान्य खाद्य श्रृंखला इस प्रकार है: पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली। जब हम प्रत्येक पोषी स्तर के मात्रात्मक बायोमास पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि पादप प्लवक द्वारा उत्पादित जैवभार न्यूनतम है। पादप प्लवक स्वपोषी प्लवक है जो इस पारितंत्र के लिए उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे जैसे हम पोषी स्तरों में धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, हम पाते हैं कि जैवभार बढ़ता जा रहा है। इस पारितंत्र में बड़ी मछलियों का अधिकतम जैवभार होगा, अतः झील के पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड उल्टा होता है। 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चार्ल्स एल्टन, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, एडवर्ड ए ब्रीज या अर्नस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव अपने पर्यावरण के साथ समुदायों की बातचीत का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक प्राणी या पौधा एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिकी विज्ञानी यह पता लगाते हैं कि जीव एक दूसरे और पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं और वे पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं। पारिस्थितिकी को पर्यावरण जीव विज्ञान भी कहा जाता है। यह विषय व्यक्तियों, आबादी, समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहली बार 1866 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकेल ने अपनी पुस्तक जेनेरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्मेन में किया था। चार्ल्स सदरलैंड एल्टन एक अंग्रेजी प्राणी विज्ञानी और पशु पारिस्थितिकीविद थे। उनका नाम आधुनिक जनसंख्या और सामुदायिक पारिस्थितिकी की स्थापना से जुड़ा है, जिसमें आक्रामक जीवों का अध्ययन शामिल है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एक जर्मन भूगोलवेत्ता, प्रकृतिवादी और खोजकर्ता थे। पहली बार वनस्पति विज्ञान में मात्रात्मक विधियों का उपयोग किया गया, जिसने जीव विज्ञान की मजबूत नींव बनाई। यह हम्बोल्ट थे जिन्होंने भूगर्भीय घटनाओं की दीर्घकालिक निगरानी की वकालत की और इस कार्य ने आधुनिक भूचुंबकीय और मौसम संबंधी अवलोकनों का मार्ग प्रशस्त किया। एडवर्ड ए सहेल
ब्रिज, विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय में एक अमेरिकी प्रोफेसर और प्रशासक थे। वह लिम्नोलॉजी के अध्ययन के अग्रदूतों में से एक थे और उन्होंने 1900 से 1903 तक विश्वविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष और 1918 से 1925 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है शाकाहारी, मांसाहारी, प्लवक, वनस्पति और जीव। प्लवक पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का विविध संग्रह है। उनकी संरचना जल लवण स्तर और पर्यावरण के आधार पर भिन्न होती है। वे स्वपोषी या विषमपोषी होते हैं। वे गीतहीन या कमजोर तैरने वाले होते हैं और पानी में बह जाते हैं। झील, नदियों और महासागरों जैसे जलीय वातावरण को जलारंभी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। किसी भी जलारंभी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पाद स्वपोषी प्लवक होता है, जिसे पादप प्लवक कहा जाता है। वे जल निकाय को उपनिवेशित कर सकते हैं और इसे अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसलिए वे एक जलारंभी के अनुक्रमण में अग्रणी समुदाय के रूप में कार्य करते हैं। वे पर्यावरण के साथ इस प्रकार अन्योन्य क्रियाएं करते हैं जिससे पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के अगले क्रमिक समुदायों की स्थापना की सुविधा हो। शाकाहारी परपोषी जीव जो पौधों और अन्य स्वपोषी जंतुओं पर निर्भर करते हैं। मांसाहारी परपोषी जीव जो जंतुओं और अन्य परपोषी जंतुओं पर निर्भर करते हैं। वनस्पति एक क्षेत्र या स्थान या समय अवधि में पौधों की एक सूची है। जीव किसी क्षेत्र या स्थान या समय अवधि में जंतुओं की सूची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका भी है? इकोटोन, पारिस्थितिक निकेत, निवास स्थान या आवास क्षेत्र। पारिस्थितिक निकेत। पारिस्थितिक कर्मता अपने निवास या पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका और एक प्रजाति की स्थिति को संदर्भित करता है। इसके निवास स्थान में एक प्रजाति की कार्यात्मक विशेषताओं को उस सामान्य निवास स्थान में आला कहा जाता है। प्रकृति में कई प्रजातियां एक ही निवास स्थान पर कब्जा करती हैं, लेकिन वे अलग अलग कार्य करती हैं। निवास कर्मता, जहां यह रहता है, खाद्य आला क्या खाया या विघटित होता है और यह किस प्रजाति के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। प्रजनन कर्मता, कैसे और कब प्रजनन करता है। भौतिक और रासायनिक कर्मता, तापमान, भूमि का आकार, भूमि ढलान, आर्द्रता और एक और आवश्यकता। जीवों के संरक्षण में आला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमें प्रजातियों को उनके मूल निवास में संरक्षित करना है तो हमें प्रजातियों की कर्मता आवश्यकताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इकोटोन, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण का क्षेत्र जैसे घास के मैदान, मैंग्रोव आदि इकोटोन। निवास स्थान, वह परिवेश जिसमें कोई जीव रहता है, घर। आवास क्षेत्र, एक होम रेंज एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक जानवर रहता है और दैनिक या आवधिक आधार पर चलता है। निवास स्थान से थोड़ा बड़ा घर, कार्यालय, घर। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? बायोमास का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, कार्बन का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड। एक पारिस्थितिक पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच संबंध का एक सचित्र प्रतिनिधित्व है। संख्याओं का पिरामिड, इसमें खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर अलग अलग जीवों की संख्या को दर्शाया गया है। प्रत्येक पौष्टिकता स्तर में जीवों की संख्या में देखे गए परिवर्तनों की गणना करना सहायक है। हम यह पहचान सकते हैं कि कौन सा स्तर संकटग्रस्त क्षेत्र में है और इसे बचाने की आवश्यकता है, लेकिन इसकी सीमा यह है कि हम सभी जीवों की संख्या की सही गणना नहीं कर सकते हैं। बायोमास का पिरामिड, बायोमास जीव का सूखा भार है। बायोमास का पिरामिड आधार से शीर्ष तक प्रत्येक पौष्टिकता स्तर में बायोमास की कमी को इंगित करता है। उच्च पौष्टिकता स्तर के साथ भूमि पर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास कम हो जाता है और एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसका उल्टा होता है, जहां उच्च पौष्टिकता स्तर के साथ बायोमास बढ़ता है। ऊर्जा का पिरामिड, एक ऊर्जा पिरामिड दर्शाता है कि अगले पौष्टिकता स्तर का समर्थन करने के लिए ऊपर की ओर बहने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है।
यहाँ पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है। अन्य जीवों पर आश्रित रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? पूर्णपोषी परजीवी जीव, रसायनपोषी जीव, मृतोपजीवी जीव। पूर्णपोषी जीव। सरल शब्दों में खाने का तात्पर्य भोजन को शरीर के अंदर ले जाने, उसे छोटे भागों में विघटित करने और फिर उसे पचाने की क्रिया से है। भोजन के पचे हुए रूपों को तब शरीर द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अवशोषित किया जाता है। पोषण के इस तरीके को पूर्णपोषी या होलोजोइक पोषण के रूप में जाना जाता है। इसमें अंतर्ग्रहण, पाचन और उत्सर्जन की प्रक्रिया शामिल है। जीवों को उनके पोषण के आधार पर स्वपोषी और विषमपोषी में विभाजित किया जाता है। स्वपोषी भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं और उन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषक वे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। उदाहरण पौधे। रसायन पोषी जीव या रसायन पोषी अपनी ऊर्जा अजैविक पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण सल्फर बैक्टीरिया। परपोषी भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं और उन्हें 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पूर्णपोषी या होलोजोइक जीव भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, इसे छोटे भागों में विघटित करते हैं और फिर यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर द्वारा पचता और अवशोषित होता है। उदाहरण मनुष्य। परजीवी वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर पर या उनके शरीर में रहते हैं, जिन्हें मेज़बान कहा जाता है, जहां से वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण जूं, टैपवॉर्म। मृतपोषी मृत और सड़ने वाले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण कवक। एक झील में दूसरा पोषण स्तर क्या है? कवक, नितल जीव समूह, प्राणी प्लवक या पादप प्लवक। प्राणी प्लवक। एक झील पारिस्थितिकी तंत्र एक जलीय खाद्य श्रृंखला है। इसमें विभिन्न पोषण स्तर होते हैं। पहला पोषण स्तर पादप प्लवक फाइटोप्लांक्टन है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ज़ूप्लांक्टन पशु प्लवक जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में प्राथमिक उपभोक्ता है। ये पादप प्लवक का भोजन करते हैं। यह दूसरे पोषण स्तर में मौजूद होता है, इसलिए एक झील में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पोषक स्तर पशु प्लवक है। छोटी मछलियाँ पशु प्लवक पर आश्रित रहती है। ये तीसरे पोषण स्तर पर मौजूद होते हैं। इसी तरह बड़ी मछलियाँ और अन्य बड़े जलीय जंतु चौथे पोषण स्तर पर मौजूद होते हैं, जिन्हें छोटी मछलियाँ खाती है। इस प्रकार सही उत्तर पशु प्लवक है। आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा अंतरण नियम पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? लिंडमैन, टेंसली, एल्टन या ओडम ने? लिंडमैन ने। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा उत्पादक शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी माध्यमिक उपभोक्ता से प्रवाहित होती है। प्रत्येक क्रमिक पोषण स्तर पर निम्न में से उच्च पोषी स्तरों में ऊर्जा का केवल 10% स्थानांतरण होता है। इसमें 10% नियम कहते हैं। लिंडमैन ने 10% नियम दिया था। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला उच्च स्तर पर जाती है, उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। शाकाहारियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा का केवल 10% ही उपभोग किया जाता है। मांसाहारी शाकाहारी द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा का केवल 10% ही खपत करते हैं। एक पोषण स्तर पर उपलब्ध कुल ऊर्जा में से अधिकांश ऊर्जा उपापचय या ऊष्मा में नष्ट हो जाती है। खोई हुई ऊर्जा खपत की गई सभी ऊर्जा का 90% है और केवल 10% को अगले पोषण स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है। ऊर्जा की यह हानि श्रृंखला की लंबाई या पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करती है। सहभोजिता वह परस्पर क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। प्रजातियों की परस्पर क्रिया व समष्टि परस्पर क्रिया। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित जीव अपनी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अन्य जीवों और उनके पर्यावरण के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर परस्पर क्रिया करते हैं और प्रभावित करते हैं। इसे प्रजातियों की परस्पर क्रिया या समष्टि परस्पर क्रिया कहा जाता है। कभी कभी प्रजातियों या आबादी के बीच परस्पर क्रिया हो सकती है। किसी एक प्रजाति या दोनों के लिए उपयोगी, हानिकारक या तटस्थ जीवों के बीच अन्योन्य क्रिया के प्रकारों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। घनात्मक परस्पर क्रिया, ऋणात्मक परस्पर क्रिया। घनात्मक परस्पर क्रिया में सहजीविता, सहभोजिता, आद्य सहयोग। ऋणात्मक में असहभोजिता, परजीविता, परभक्षिता,
स्वाजित भक्षण प्रतिस्पर्धा। घनात्मक परस्पर क्रिया। इस प्रकार में परस्पर क्रिया करने वाले जीव या आबादी एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। लाभ भोजन, आश्रय, आधार या परिवहन के संबंध में हो सकता है। ऋणात्मक परस्पर क्रिया। इस प्रकार में परस्पर क्रिया करने वाले जीवों में से एक को लाभ होता है और दूसरा प्रभावित क्षतिग्रस्त होता है। एक जीव या आबादी अन्य जीवों को खा सकती है, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है या हानिकारक अपशिष्ट का उत्सर्जन कर सकती है। सहभोजिता। तटस्थ प्रकार की परस्पर क्रिया। इस प्रकार में एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। मवेशी और बगुला पक्षी। जैसे ही मवेशी चलते हैं वे घास में छिपे छोटे कीड़ों को हिलाते हैं और पक्षी उनका भक्षण करते हैं। इस प्रकार यह पक्षियों को भोजन मिल रहा है, लेकिन मवेशियों को न तो हानि हुई न ही लाभ हुआ। रेमोरा मछली और शार्क। रेमोरा स्वयं को शार्क या व्हेल के पंखों से जोड़ लेता है और बचे हुए भोजन का भक्षण करता है और शिकारियों से परिवहन और सुरक्षा के लिए लाभ उठाता है। इस प्रकार क्रिया में पोषी जीव अर्थात शार्क को न तो हानि होती है और न ही लाभ। सहजीविता। धनात्मक प्रकार की परस्पर क्रिया। इस प्रकार की परस्पर क्रिया में दोनों जीवों को लाभ होता है। उदाहरण हर्मिट केकड़े और समुद्री एनीमोन के बीच संबंध। केकड़ा समुद्री एनीमोन को एक ताजे भक्षण स्थल पर ले जाता है और समुद्री एनीमोन दुश्मनों शिकारियों से केकड़े को सुरक्षा प्रदान करता है। परजीविता। ऋणात्मक प्रकार की परस्पर क्रिया। इस प्रकार की परस्पर क्रिया में एक प्रजाति भोजन या आश्रय के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग करके दूसरी प्रजाति को नुकसान पहुंचाती है। एक परजीवी एक ऐसा जीव है जो दूसरे जीव के शरीर पर या उसके भीतर रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। क्षतिग्रस्त जीव को पोषी तथा लाभान्वित जीव को परजीवी कहा जाता है। अमरबेल एक परजीवी पौधा जो आमतौर पर झाड़ियों वाला पौधे पर उगता हुआ पाया जाता है। उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और पत्तियां नहीं होती है, इसलिए यह अपना पोषण पोषी पौधे से प्राप्त करता है जिसे यह अन्य पौधे पर परजीवी बनाता है। परभक्षिता। ऋणात्मक प्रकार की परस्पर क्रिया। इस प्रकार की परस्पर क्रिया में एक जीव दूसरे जीव को मारता है और उसका भक्षण करता है। शिकारी वह जीव है जो दूसरे जीव को मारता है और खाता है, और शिकार वह होता है जो मर जाता है या चारा बन जाता है। हालांकि शिकार एक महत्वपूर्ण परस्पर क्रिया है क्योंकि यह कई शिकार आबादी में स्थिरता बनाए रखने में सहायता करता है और इस तरह एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संतुलन बनाए रखता है। सांप मेंढक को खाता है। यहाँ सांप शिकारी है और मेंढक शिकार है। मेंढक को मारकर सांप को खा जाता है और इससे सांप को लाभ होता है और मेंढक प्रभावित होता है। लाइकेन किस जीव के बीच सहजीवी संघ के रूप में बनते हैं? जीवाणु शैवाल, शैवाल कवक, शैवाल प्रोटोजोआ, जीवाणु कवक। शैवाल कवक के बीच में। लाइकेन शब्द थियोफ्रेस्टस द्वारा दिया गया था। थियोफ्रेस्टस। लाइकेन का अध्ययन लाइकोनोलॉजी कहलाता है। लाइकोनोलॉजी के पिता इरिक एचेरियस। लाइकेन शैवाल और कवक की एक समग्र थैलाइड संरचना है। लाइकेन के अलगल भाग को फाइकोबियोन्ट कहा जाता है और फंगल भाग को मायोकॉबिन्ट कहा जाता है। शैवाल और कवक दोनों सहजीवी संघ में रहते हैं, यानी वे एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक है। लाइकेन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसलिए वे उन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहां SO2 की अधिक सांद्रता होती है। पृथ्वी की सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, बायोम। जीवमंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच जैविक समुदाय के जीवों की एक अंतः क्रिया है। स्थलमंडल पृथ्वी का बाहरी भाग है। यह भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल के शीर्ष भाग से बना है। बायोम वनस्पति और वन्य जीवन का एक बड़ा समुदाय है जो एक विशिष्ट जलवायु के लिए अनुकूलित होता है। बायोम के 5 प्रमुख प्रकार हैं: जलीय, घास स्थल, वन, मरुस्थल, टुंड्रा। जीवमंडल पृथ्वी का एकल सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है।
बायोस्फीयर को सभी पारिस्थितिक तंत्रों के योग के रूप में भी जाना जाता है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र भी कहा जाता है। जीवमंडल सभी का योग है और इसलिए इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? डीओ और बैक्टीरिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस, बीओडी और सीओडी, क्रोमियम और पारा। नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण। सुपोषण यह पोषक तत्वों के लवण द्वारा पानी का संवर्धन होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक होते हैं वे सुपोषण के कारण होते हैं। ये पोषक तत्व आमतौर पर विषाक्त नहीं होते हैं। जलीय जीवन पर प्रभाव। वे नदियों और नदियों के स्वास्थ्य पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे शैवाल और जलीय पौधों की अधिक वृद्धि, मछली की प्रजातियों की कमी, पानी की गुणवत्ता में गिरावट। फसल की उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों में नाइट्रेट और फास्फेट होते हैं। जब ये जल निकायों में मिलते हैं तो पानी में नाइट्रेट या फास्फेट के परिणाम स्वरूप वृद्धि हो जाती है, जिससे शैवाल के विकास को प्रोत्साहन मिलता है, जो पानी की सतह पर दिखाई देता है। शैवाल जलीय निकाय से पोषक तत्वों को निकाल लेता है और जलीय जीवन को मार देता है। इसलिए झील में सुपोषण नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण होता है।